हेलो क्लास 12th एक स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 3 है यानी कि मैट्रिसेस, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसको ध्यान से समझना, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब 30,000 रुपये को 2 अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among 2 types of bond if trust fund must obtain an annual interest of केस ए 1800, केस बी 2000। देखो अभी हम इसकी बात करते हैं केस 1 की। तो देखो यार, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इसमें कह रहा है कि भैया आपके पास टोटल 30,000 रुपये हैं। इन 30,000 को आपको 2 अलग अलग हिस्सों में यानी 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो यार मान लो ना कि पहले बॉन्ड में आप x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। अब 30,000 में से अगर आपने x रुपये निकाल दिए तो टोटल कितना बचेगा? 30,000 में से x रुपीज़ कम हो जाएंगे, यानी कि सेकंड बॉन्ड में आप इतना इन्वेस्ट करोगे, यही तो होगा। तो मैंने पे लिखा है लेट दी अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹x एंड जो बचेगा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए सेकंड में वो हो जाएगा 30,000 माइनस x। ये सभी क्या है? रुपीज़ में है। आप चाहे तो सिंबल आगे लगा लेना, ठीक है। अब देखो यार, इन्होंने कहा कि जो पहला वाला है इस पे 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एनुअली और जो दूसरा बॉन्ड है इस पे 7% का एनुअली मिलता है। तो मतलब इस x का 5% और इतने का 7% मिला के अगर देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट बनेगा और टोटल इंटरेस्ट मिलना है 1800 का केस 1 में। तो ऐसे ही तो करोगे यार, यानी कि इस x को गुणा करोगे 5% से और इसको गुणा करोगे 7% से। तो मैट्रिक्स क्या बनाओगे? एक मैट्रिक्स बनेगी कि जो आपने टोटल, ठीक है ना, जो 2 जगह बांटा यानी कि 2 डिफरेंट बॉन्ड में बांटा। तो पहला बॉन्ड x रुपये का है, दूसरा बॉन्ड 30,000 माइनस x रुपये का है। तो एक मैट्रिक्स तो ये हो गई। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे कितने कितने परसेंट होगा। तो देखो यार, x 5% रिटर्न दे रहा है और ये जो था ये 7% रिटर्न दे रहा है। तो यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो ना कि भाई इधर का रो और इधर का कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होता था। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, ऐसे ही तो होता था। आपको पता है यार कि x पे 5% मिल रहा है, यानी x को गुणा करना है 5 से, है ना। तो दूसरा वाला जो 7% लिखोगे यहाँ मत लिख देना, ऐसे मत बना देना, बल्कि आपको कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका सेकंड इसके कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स बस बनानी थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में। कई बार बच्चे ऐसे 5% इधर 7% इधर लिख देंगे तो गड़बड़ी हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना यार, x पे 5% का डेटा मिला है, नहीं x इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस पे 7% का मिल रहा है तो आपको पता है ना पहली रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे से होगा, यानी कि इसके नीचे आएगा 7%। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतनी चालाकी करनी या यूँ कह लो समझदारी दिखानी है, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, अमाउंट जो भी आपने बॉन्ड में लगाया ये उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये दूसरा वाला बॉन्ड और ये उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। आप जानते हो कि जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि इस पे जितने परसेंट बना प्लस में इस पे जितने परसेंट बना, दोनों को मिला के जो आएगा वो टोटल होगा और टोटल है 1800। यानी इसके बराबर में एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा 1800 रुपीज़ क्योंकि टोटल। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसका ऑर्डर कितना है। इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है। इसमें क्या है, इसमें रो जो है वो 2 है, कॉलम 1 है। तो देखो इसका 2 इसका 2, यानी कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। और जो ऑर्डर आएगा आंसर का यानी सॉल्यूशन मैट्रिक्स जाएगी 1 by 1 की आएगी। देखो ये भी 1 by 1 ही है। तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है यार, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो ना, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मेनली क्या आ जाएगा, देखो ये चीज़ आ जाएगी। मतलब क्या, मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स हटा दिया। आप चाहो तो भी मैट्रिक्स में ही करो सब कुछ, ठीक है। मैट्रिक्स का एक ही एलिमेंट आएगा, आप चाहो तो भी मैट्रिक्स में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बाई x इंटू में दिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी 5% का मतलब क्या होता है 5/100। तो 5/100 को x से गुणा करोगे 5x डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। 7% का मतलब क्या होता है 7/100, यानी इसको 7/100 से करोगे। अब यार 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इनके एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। अब इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, मैट्रिक्स हटाओ, इनके एलिमेंट को इक्वेट कर दो। वही किया मैंने,
बस थोड़ा सा सॉल्व कर लिया और अच्छे से। कैसे? नीचे 100 नीचे 100, एलसीएम 100 आएगा, 100 को उधर ले गया मैं, ठीक है, निशान हटाने के बाद, ठीक है, एक स्टेप मैंने बीच में गायब कर दिया है। तो इससे 100 से मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 7 या 21, ठीक है, और ये जीरोस आपस में लगा दो यार, मतलब आगे लगा दो इसके 4 जीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x माइनस 7x माइनस का 2x बचेगा। ये कितना है 1,80,000, ये कितना है 2,10,000। तो ये 2,10,000 माइनस करोगे तो माइनस का 30,000 बच जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 15,000, मतलब जो फर्स्ट बॉन्ड में पैसे लगाने थे जिसको आपने x माना था उसकी वैल्यू है 15,000 रुपये। और जो सेकंड में था वो कितना था, 30,000 में से x माइनस करना है, x भी 15,000 ही है, तो 30,000 में से 15,000 घटाओगे 15,000 ही तो बचेगा, हो गया। सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा, बस वहाँ पे जहाँ पे 1,800 लिखा था हमने वहाँ पे 2,000 लिखना पड़ेगा, और क्या है ना। मतलब क्या कि पहला आपने x अमाउंट रखा, दूसरे में इतना रखा। पहले पे 5% का रिटर्न मिलता है, दूसरे पे 7% का एनुअली। टोटल इंटरेस्ट एनुअली होना चाहिए 2,000। सॉल्व कर लो यार, है ना। मैंने मान लो मैट्रिक्स सीधा सीधा हटा दी मल्टीप्लाई करके, आप चाहो तो अभी लगा लो यार, है ना, एक स्टेप और कर लेना, ठीक। तो यहाँ से देखो, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से x होगा 5/100 से मल्टीप्लाई, और ये होगा 7% यानी 7/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यार, ये एक ही एलिमेंट तो है और ये भी मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके एलिमेंट बराबर होंगे। अगले स्टेप में बस ये करना, बस ये निशान हटा के लिखना, एक स्टेप गायब किया मैंने, क्योंकि इनके एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो यार। नीचे 100 एलसीएम आएगा, उधर जाएगा तो 3 जीरो की जगह 5 जीरो नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 5x, 7 से गुणा करोगे 7 या 21, जीरो लगा दो, 7 इंटू एक्स, 5x माइनस 7x माइनस 2x बचेगा। यहाँ पे 2 लाख है, 2,10,000 इधर माइनस जाएगा, 10,000 फालतू है तो माइनस 10,000 बचेगा, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटोगे 5,000, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 5,000, मतलब जो अमाउंट है फर्स्ट बॉन्ड में वो x था, x की वैल्यू आई है 5,000, और जो सेकंड में है वो 30,000 माइनस x था। अब x की जगह 5,000 रख के देख लो यार, 30,000 में 5 घटाओगे 25,000 बचेगा, हो गया, ठीक। ऐसे ही एक जो दूसरा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 20, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ हिस्सा जो है ना ये आ गया है सेकंड इसके अगले क्वेश्चन का, अभी तो पहले मैं वो हटा दूँ, ठीक है, ये इतना हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। तो पहले बुक की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ में लिखा है मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ बुक्स किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी है, ये समझने के लिए, है ना। बाकी मैट्रिक्स तो यही है। देखो यार, अब मुझे पता है कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। केमिस्ट्री की 10 दर्जन किताबें हैं, 10 दर्जन, एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 10 दर्जन में 12 गुणा 10 यानी 120, यानी कि केमिस्ट्री की नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी 120। इसी तरह से 8 दर्जन किसकी हैं, फिजिक्स की हैं, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि फिजिक्स की नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी 8 दर्जन। अब भाई 8 दर्जन है ना, मतलब एक दर्जन में तो 12 होती हैं, तो 12 गुणे 8 कितना हो जाएगा 96। इसी तरह से यहाँ पे 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की भी हैं, तो भाई 10 दर्जन मतलब 120 किताबें इकोनॉमिक्स की हैं। तो ये एक मैट्रिक्स ए बन गई जो नंबर ऑफ बुक्स दिखा रही है किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी है। दूसरा आगे क्या बोल रहा है इसके बाद, देयर सेलिंग प्राइजेस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली, मतलब एक किताब की कीमत इतनी 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 है। इसीलिए मैंने पहले दर्जन से नंबर ऑफ सीधा बुक ही निकाल ली थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा हुआ था कि जो रेट दिया गया है वो दर्जन के हिसाब से या डोजन के हिसाब से नहीं दिया गया, बल्कि सिंगल बुक का दिया गया है। इसीलिए मैंने अब कितनी बुक्स बनेंगी वो निकाल लिया, ठीक है। ठीक, अब देखो यार, सेलिंग प्राइस का जो मैट्रिक्स बनाओगे उसको कॉलम वाइज बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो रो के एलिमेंट होते हैं ये कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब जैसे 120 किताबें हैं, एक किताब का दाम 80 रुपये है केमिस्ट्री वाली का, तो 120 80 से मल्टीप्लाई होगा। और फिजिक्स वाली का एक का दाम 60 रुपये है, तो 96 जो है यानी 96 वो 60 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स की 120 किताबें, हर एक किताब 40 रुपये की थी, 40 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर आपने ये रो वाइज लिखा है तो इनके दाम जो है वो कॉलम वाइज लिखोगे, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि रो को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम के एलिमेंट से करते हैं, है ना, और बीच में प्लस आता रहता है। तो मतलब जो टोटल अमाउंट है वो 120 गुणा 80 केमिस्ट्री का दाम आ जाएगा, प्लस 96 गुणा में 60 फिजिक्स वाली किताबों का दाम आ जाएगा, प्लस 120 गुणा में 40 इकोनॉमिक्स वाले का दाम आ जाएगा। तो टोटल दाम या टोटल जो कॉस्ट आई वो आ जाएगी। और टोटल अमाउंट या टोटल कॉस्ट का एक अलग से मैट्रिक्स सी बना दिया मैंने। हमसे बोला गया फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट का एक सी बना, जैसे मान लो एक्स है टोटल अमाउंट। अब बस आपको समझ में आ ही गया होगा
कि भाई जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है इनटू में प्राइस क्या है उनका, मतलब जो सी मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी ए इंटू बी करके। तो ये जो सी मैट्रिक्स है प्राइस वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ बुक्स वाली इनटू में उसका प्राइस क्या क्या है। तो देखो नंबर ऑफ बुक्स इतनी है, प्राइस इतना है। अब हमने समझदारी से पहले इसको ऐसे अरेंज किया है कि ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट्री की नंबर ऑफ बुक्स हैं और केमिस्ट्री के एक बुक का दाम 80 रुपये है, तो 120 80 से गुणा होना चाहिए। अभी आपने सीखा था इसका रो इसका कॉलम गुणा कर लो यार, 120 गुणा 80 इतना हो जाएगा ना, 12 गुणे में 8 करोगे 9600, फिर 96 इंटू 6 करोगे 576 आएगा, एक जीरो और लगा दो, फिर ये वाला इससे गुणा करोगे इतना और बीच में आ जाएगा प्लस। मतलब ये टोटल दाम है, केमिस्ट्री में कितना खर्च हुआ, ये फिजिक्स में कितना खर्च हुआ, ये इकोनॉमिक्स में कितना खर्च हुआ, इन तभी तीनों को जोड़ दोगे टोटल इतना खर्चा आ जाएगा। और ये सी मैट्रिक्स के बराबर था, सी का जो एलिमेंट एक ही है एक्स, मतलब एक्स कितना आ जाएगा 20,160 रुपये, तो इतना टोटल खर्चा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे हमें कुछ पहले हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। इसमें कह रहा है एज्यूम करो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये सभी की सभी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है, देखो एक्स का ऑर्डर है 2/n, तो इसलिए मैंने पहले अलग से ही लिख लिया ताकि बार बार यहाँ ना देखना पड़े ना। एक्स का ऑर्डर कितना है 2/n, मान लो एक्स का एलिमेंट जो भी आई जे तक, ठीक। वाई का ऑर्डर कितना है 3/k, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3/k हो गया। जेड का ऑर्डर कितना है 2/p, और डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है n/3, और p का ऑर्डर कितना है स्मॉल p/k। ठीक है, अब देखो, अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 में द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p शो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो भाई इन पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा कि ये डिफाइंड है। देखो भाई पहली बात तो यहाँ पे p इंटू वाई कर रहे हो तो p और y का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। उसके लिए जो p के नंबर ऑफ कॉलम है और y के नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर होना चाहिए। ये मैंने आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन बताया था। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, मान लो इसका रो 1 कॉलम 1 है और दूसरी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरी जो मैट्रिक्स है इसका रो 2 कॉलम 2 है, तो इनका प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पी वाई को, तो इसका मतलब क्या है, पी वाई का प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब p का कॉलम और y की रो बराबर होगी। तो p का कॉलम कितना है, देखो p का कॉलम, देखो ये p का कॉलम है k और y की रो कितनी है 3, तो पक्की बात है k किसके बराबर होना चाहिए 3 के। तो यहाँ से मुझे मिल गया k और 3 बराबर होंगे, k की वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो है ना, रो 1 कॉलम 1 और दूसरी वाली रो 2 कॉलम 2, तो प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है कॉलम 1 रो 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होता है R1C2 यानी पहले का रो दूसरे का कॉलम। ठीक है, जो बनाएगा ऑर्डर वही ऑर्डर होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। तो अगर आप p और y को मल्टीप्लाई कर रहे हो है ना, तो इसका रो यानी कि p और उसका कॉलम यानी कि k ऑर्डर होगा जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, यानी कि जो पी वाई है इसका जो ऑर्डर आएगा वो p इंटू के आएगा, इसका रो उसका कॉलम, तो इसका ऑर्डर p k होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक और चीज़ कर रहे हो कि भैया आप ये जो आएगा एक मैट्रिक्स बनेगा, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा W और Y तो पहले से ही डिफाइंड है, ध्यान देख लो आप चाहो तो। W और Y की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है ऑलरेडी। देखो W कहाँ है, W का रो कॉलम कितना है 3 और Y का कॉलम भी कितना है 3, तो 3 के बराबर है ऑलरेडी। और इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा यानी WY का वो n/k बनेगा, है ना। WY ऑलरेडी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर है n/k। अब अगर आप PY और WY को जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उनका ऑर्डर बराबर हो। यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ये तभी इनका सम डिफाइंड होगा जब इसका ऑर्डर बराबर हो। PY का ऑर्डर है P इंटू के और WY का ऑर्डर है N इंटू के। तो यार देखो K तो K के ऑलरेडी बराबर ही है, मतलब P और N बराबर होने चाहिए। तो हमें दो चीज़ें मिल गई ना, K की वैल्यू 3 है, P बराबर N है। तो यहाँ से K की वैल्यू 3 है, P बराबर N है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो मैं कह सकता हूँ इसमें ऑप्शन ए सही है, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अच्छा दूसरा जो यानी क्वेश्चन है इसी टाइप का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है कि अगर N बराबर P है, चलो ठीक है,
तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? तो जाहिर सी बात है यार, इसमें से आप 7 टाइम ऑफ एक्स माइनस कर रहे हो 5 टाइम ऑफ जेड, तो पक्की बात है यार 7 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स कर दो, एक्स का ऑर्डर पे तो फर्क नहीं पड़ता। एक्स अगर 2/2 की होगी तो वो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर वही रहेगा, 3/3 की होगी तब भी वही रहेगा। मतलब हमें देखना ये है कि एक्स और जेड क्या है। तो एक्स में से अगर जेड माइनस कर रहे हो तो पक्की बात है जो ऑर्डर एक्स का रहा होगा वही ऑर्डर जेड का होना चाहिए, तभी यहाँ पे डिफरेंस निकाला जा सकता है। आगे बात समझ में? और दूसरी बात, माइनस करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा, यानी कि 7x माइनस 5z का भी जो ऑर्डर होगा वो x के और z के बराबर होगा। इतनी सी बात आपको दिमाग में आनी चाहिए। तो मतलब x और z का ऑर्डर बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ x बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ z के, और ये उसी के बराबर होना चाहिए जो इन दोनों के माइनस करके मैट्रिक्स आई है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। ठीक, अब मुझे पता है x का ऑर्डर है 2/n और z का ऑर्डर है 2/p, तो इसका ऑर्डर भी यही होगा। अब देखो n और p तो बराबर ही हैं, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो एक ही बात है, क्योंकि n और p तो बराबर ही हैं और ये तो बराबर आ ही रहा है। तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, उसका इसका भी वही ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे 2/n कहीं दिख रहा है क्या? 2/n ऑप्शन बी दिख रहा है। 2/p दिख रहा है? नहीं, एक ही बात है क्या 2/n, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। PDF नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।